जय हिंद बच्चों। आज का हमारा सवाल है जेई एडवांस 2013 से। द क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो एक तरह कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में, उस कंसेप्ट को देखते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन आई वांट टू से कि अगर आप मेरे चैनल पे जो कंटेंट है उसे पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और इस किसी भी वीडियो के इस वीडियो को लास्ट तक देखें बिल्कुल। आगे चलते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। Two non-conducting sphere of radius r1 r2 carrying uniform charge density rho and minus rho respectively, density दे रखी है हमको, are placed such that they partially overlap। तो overlap कर रहे हैं, hypothetically है, मतलब obviously sphere overlap कैसे करेंगे, तो ये कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन at all points in the overlapping region, तो ये region है overlapping, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कितनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक कंसेप्ट जो पता होना चाहिए वो ये है कि स्फेयर, अगर कोई स्फीयर होता है तो स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पे जो फील्ड होती है, दैट फील्ड इज एक्चुअली रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ, और अगर ये चार्ज नेगेटिव है, लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे नेगेटिव है, तो फील्ड तो सेम ही रहेगी, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। बस एक तरह से आप बोल सकते हो माइनस आर, मतलब आर वेक्टर ऐसा कुछ होगा, अंदर की तरफ फील्ड होगी। तो आर वेक्टर को आपको अंदर मानना पड़ेगा बिकॉज ये खींचेगा इसको। तो दिस यू कैन से, है ना, बट टुवर्ड सेंटर होगी बिकॉज नेगेटिव चार्ज है। तो अब इसी कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। लेट से मैं बात करता हूँ इस पॉइंट की, भाई हम कैविटी के अंदर फील्ड निकाल एट ऑल पॉइंट ओवरलैपिंग रीजन में निकालना है, तो इस पॉइंट की बात करते हैं। तो मैं एक वेक्टर को ये मान लेता हूँ कि भाई दिस इज, ये पॉजिटिव चार्ज है तो मैं ये मान लेता हूँ ये r1 हो गया, और ये नेगेटिव चार्ज है तो इसको मैं मान लेता हूँ r2। ठीक है, और इस पॉइंट का कुछ नाम देते हैं हम अलग से। लेट से इस पॉइंट का नाम है p। तो पॉइंट p की बात करते हैं। तो भाई p पे जो फील्ड होगी वो तो, एक तो आपके पास जो ये लेफ्ट वाला स्फीयर है, स्फीयर प्लस जो राइट वाला स्फीयर, दोनों स्फीयर का जो नेट जो फील्ड होगा, उन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा इस पॉइंट पे फील्ड, है ना, पॉइंट पी पे। द लेफ्ट की वजह से फील्ड कितनी होगी, ये जो स्फीयर आपने ड्रॉ किया है इसकी वजह से जो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट इसके अंदर ही आ रहा है, और राइट वाले की वजह से ये पॉइंट अंदर ही आ रहा है, मतलब दोनों के अंदर है पॉइंट, तो फॉर्मूला तो ये लगेगा इनसाइड का। दिस इज रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू, हमने बोल दिया वेक्टर को r1, प्लस रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू r2। r2 मैंने इस वेक्टर को ऐसे मान रखा है, पहले से ही हमने डिस्कस कर रखा है, दिस इज r2 वेक्टर। बिकॉज नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करता है, तो फील्ड इस तरफ होती है। ठीक है, तो नेट फील्ड हो जाएगी इस पॉइंट पे, है ना। नाउ अच्छा, इस हमने यहाँ पे माइनस रो को नहीं कंसीडर किया फॉर्मूला में, यहाँ पे साइन पुट नहीं होते। जो माइनस रो आपको दिख रहा होगा ये, दिस इज यूज टू कैलकुलेट डायरेक्शन ओनली, जो हमने पहले कर लिया। सो रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू r1 प्लस r2। अब देखते हैं ये r1 प्लस r2 क्या होगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा, हमें वेक्टर्स में जाना पड़ेगा, वेक्टर्स की दुनिया में। तो ये हमने मान रखा है r1, और ये हमने मान रखा है r2। ठीक है, तो इस वेक्टर को एक नाम देते हैं, लेट्स सपोज ये r वेक्टर हो गया। अगर हम यहाँ अप्लाई करें ट्रायंगल लॉ, सो विल राइट कि भाई r1 प्लस r2 मस्ट बी इक्वल टू r वेक्टर, हेड टेल हेड टेल हेड, तो नेट होता है पहले की टेल से आखिरी के हेड तक। सो वी कैन रिप्लेस दिस एज रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू r वेक्टर। r ये वाला दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाला, है ना। और यू कैन से दिस इज रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू c1c। अब यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जरा इसकी बात करते हैं। कंक्लूड यहां से ये किया जा सकता है बच्चों, अगर इसको रफ कर दूं तो देखो, डेंसिटी दोनों की फिक्स है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म दे रखी है आपको, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। तो रो एक कांस्टेंट टर्म है, 3 एक कांस्टेंट टर्म है, एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट टर्म है। और आप किसी भी पॉइंट पे निकालो, आप चाहे इस पॉइंट की बात करो, चाहे मतलब R1 पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, R1 चाहे यहाँ पे हो, R1 चाहे यहाँ पे हो, R1 चाहे यहाँ पे हो, मतलब कोई भी पॉइंट हो एक्चुअली, पॉइंट यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, हमेशा आंसर सही आ रहा C1 C2। देखो, अगर पॉइंट यहाँ लेता, R1 बदल जाता, R2 बदल जाता, लेकिन ये C1 C2 नहीं बदलता। तो हमेशा जो आंसर है वो C1 C2 पे डिपेंड कर रहा है, और C1 C2 इस केस में कांस्टेंट है।
है ना? R1 इज वेरिएबल, R2 इज वेरिएबल, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि पॉइंट की लोकेशन क्या है, लेकिन C1 C2 हमेशा कांस्टेंट है। जो डिस्टेंस कुछ फिक्स होगा इन दोनों के बीच में, इस केस के अकॉर्डिंग। और इसकी जो डायरेक्शन आपको दिख रही है, वो भी C1 C2 के अलॉन्ग है। मतलब अगर आप इस केस में डायरेक्शन प्लॉट करें, तो डायरेक्शन इस कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पे ऐसे आएगी, C1 C2 के अलॉन्ग, और वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है और जो डायरेक्शन है, वो दोनों ही कांस्टेंट है इस कैविटी, ओवरलैपिंग रीजन के अंदर। कैविटी नहीं बोलेंगे, ओवरलैपिंग रीजन। और एक तरह की ग्रेविटी बोल सकते हो, बिकॉज भाई इस रीजन में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे रखा है इसने कुछ, और इसकी वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज है। एक तरह से चार्ज यहाँ पे कैंसिल हो गया, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो अगर देखें तो कह रहा है जीरो होगी, नहीं गलत है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं पता। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, सही है। फील्ड इज कांस्टेंट इन डायरेक्शन, तो ये भी सही है। सो दैट्स व्हाई इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट होती है। ये बिल्कुल वैसे केस है, अगर आपने इसको ड्राइव किया हो रिजल्ट को, कि अगर एक हम स्फीयर में कैविटी क्रिएट कर देते हैं, तो उस कैविटी के अंदर फील्ड ये निकल के आती है, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू C1 C2, अगर आपको याद हो तो इस रिजल्ट को वहां से मैच भी कर सकते हैं। सो आई बिलीव कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। सो मेरी वीडियो पे कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।